हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स का लास्ट पोर्शन फिनिश करेंगे। तो रोटेशनल मोशन के अब तक के पोर्शन में आपको यह समझा दिया गया था कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो बॉडी अपने ही जगह पर यानी एट इट्स ओन प्लेस मूव करती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। ये फैन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हर रूम में आपके पास होता है। उसके अलावा आपने ये सब एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में लाइव देखे होंगे या टीवी पर, मूवी में, कहीं पर। तो हर वो बॉडी जो अपने ही जगह पर एक फिक्स्ड प्लेस पर ही एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट चारों तरफ मोशन करती है उसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। और हर रोटेशनल मोशन में एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी रोटेट करती है। सभी जगह पर आपको ये एक्सिस बताया गया था। ये एक्सिस है फैन का, ये यहाँ दिखाया भी गया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये व्हील, कोई भी व्हील हो, आपके व्हीकल में लगा हुआ कोई भी व्हील हो, वहाँ एक्सेल जहाँ पर लगा होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये सब एग्जाम्पल्स के बाद आपको आज हम रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट करा देते हैं। तो जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सीडी का। ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। वो अपनी जगह पर अगर रोटेट करती है तो अब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो सबसे पहले हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का मेथड आपको लास्ट टर्म पर बता दिया गया था कि आप इस पूरे ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर दो या कोई पॉइंट कंसीडर कर लो कि ये वो पॉइंट है। और जब ये मूव करना शुरू करेगा या रोटेट करना शुरू करेगा अपने एक्सिस पर, तो वो पॉइंट भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। जब बॉडी रोटेट करती है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट तो उस बॉडी पर लाई करने वाला हर पॉइंट भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करता है। लेकिन वो पॉइंट ने सेंटर पर जो एंगल बनाया होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो ये द एंगल ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, सेंटर पर बनने वाला एंगल, तो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के को कवर करने में उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने में जितना टाइम लिया है उससे निकल जाती है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियंस में मेजर करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करके हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट हैं जो लीनियर मोशन में होते हैं और ये हम सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि आप देखो कि अगर ये पूरा डिस्क रोटेशन मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इस डिस्क पर जो पॉइंट आपने मार्क किया है वो पॉइंट ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये डिस्क पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है कैपिटल टी टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे भी निकाली जा सकती है। ये भी आपको बता दिया गया था। क्योंकि
कंप्लीट एक रोटेशन करने में हर रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले से बना है, बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ना होके 2 पाई यानी 360 हो गया और स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी हो गया। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक पूरा चक्कर काटना। तो ये आपका रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हो गया। जब तक बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करती है। यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन मतलब इट कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसा करते समय उसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रहती है क्या? कांस्टेंट। ठीक है बात। अब यूनिफॉर्म मोशन में तो यहीं पर बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ये मोशन यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तब आ जाता है एक्सेलरेशन। बॉडी की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज ना हो तो यही कहानी खत्म हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, आगे कुछ टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर इस रोटेशन करती हुई बॉडी की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, और उस एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है। हम एक्सेलरेशन न लिख के लीनियर मोशन में तो सिंपल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, यहां पर हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके बात। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो आपने जैसे लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था वैसे ही एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज होगी तो एक वेलोसिटी कहलाएगी इनिशियल और एक वेलोसिटी कहलाएगी फाइनल। अगर चेंज ही नहीं हुई तो जो है वो ही रहेगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इस इनिशियल से फाइनल यानी चेंज होने में जो टाइम लगता है, अगर वो t है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अल्फा से डिनोट किया जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जो टाइम लगा है वेलोसिटी को चेंज होने में, और वेलोसिटी चेंज हुई तभी एक्सेलरेशन होगा। तो इससे आपका अल्फा का फॉर्मूला बन जाता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी। यानी अगर रोटेशनल मोशन करते हुए बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है,
तो इंक्रीज या डिक्रीज होने पर एक जो पहली वाली वेलोसिटी है वो इनिशियल कहलाती है। बस नोटेशन याद रखें, जब तक चेंज नहीं हुई वेलोसिटी तब तक ओमेगा है, चेंज होने पर पहले वाले को ओमेगा नॉट, बाद वाले को ओमेगा बोलते हैं। ये बिल्कुल लीनियर मोशन जैसा ही है। लीनियर मोशन में जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो थीटा से डिनोट होता है क्योंकि वो एंगल की फॉर्म में है। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है जो एक्स से डिनोट होता है, जो लीनियर फॉर्म में होता है। और जब तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है, तब तक हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होती है तब उसमें एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, और एक्सेलरेशन होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज हुई यानी दो वेलोसिटी होगी, फाइनल और इनिशियल। तब हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है, बस हर चीज लीनियर से एंगुलर में चेंज हो गई है और सिंबल भी चेंज हो गए हैं। टाइम को छोड़कर लीनियर मोशन से रोटेशनल मोशन में हर चीज बस टाइम ही है, जो जैसे लीनियर मोशन में होता था वैसे ही रोटेशनल मोशन में है। मोशन न भी हो तब भी टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम वैसे ही चेंज होगा जैसे उसको होना है। तो टाइम को छोड़कर हर वो चीज जो लीनियर मोशन में थी वो एंगुलर या रोटेशनल में चेंज हो गई है, एंगुलर उसके आगे लग गया है और उसके सिंबल्स चेंज हो गए हैं। कॉन्सेप्ट आपका कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और क्योंकि क्वांटिटीज जो भी लीनियर थी वो एंगुलर में बदल गई हैं, तो उसी हिसाब से उनके यूनिट्स भी बदल जाएंगे। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता था और टाइम का सेकंड, तो आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करते थे। और एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो v और u सिंबल होते थे अपॉन टाइम, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता था। यहाँ पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि रेडियन में है तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में है, टाइम तो क्योंकि वैसे का वैसा ही है। और जब आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला तो बस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के सिंबल बदल गए हैं क्योंकि वो एंगुलर इनिशियल और एंगुलर फाइनल है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही करना है, जैसे यहाँ पर किया है। ए सिंबल के बजाय आपने अल्फा लिख दिया है और यूनिट भी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बस मीटर की जगह रेडियन आया है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिंबल्स चेंज है, लीनियर के बजाय एंगुलर आ गया। अब एक्सेलरेटेड मोशन जब आपको करा दिया जाता है तो आपको काइनेमेटिक्स, जो लीनियर मोशन की काइनेमेटिक्स है, उसमें ये बताया गया था कि मोशन में पहले आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हो तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना होगा, इसके आगे कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन अगर ये मोशन लीनियर मोशन जो है, अगर यूनिफॉर्म मोशन ना हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो भी कुछ फाइंड आउट करना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो, टाइम फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी पड़ती है। इनमें से किसी भी चीज का आपको डेफिनेशन नया याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जाए क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वहां आप उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ खाली वेलोसिटी बोलते थे। यानी सारे डेफिनेशंस भी जो के त्यों रहेंगे, बस लीनियर के बजाय एंगुलर लग जाएगा, टाइम को छोड़कर हर चीज में। अब रोटेशनल मोशन की जो आखिरी बात है, काइनेमेटिक्स की आखिरी बात, मतलब रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स की आखिरी बात, उसके लिए हम एक छोटा सा कंपैरिजन और बच्चों को बता देते हैं। ये फॉर्मूले हटा रहा हूं मैं, दोबारा देखने हो तो बच्चे रिवाइंड करके पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग यहां से हटाते हैं और आपको फाइनली काइनेमेटिक्स कंप्लीट करा देते हैं रोटेशनल मोशन का, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं।
तो वही लीनियर मोशन को देखते हुए अगर आप ये करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। यहां हम लिखते हैं लीनियर मोशन। उस लीनियर मोशन में सबसे पहले आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते थे तो एक ही वेलोसिटी होती थी x/t, या फिर अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाती थी तो आप बोल देते थे dx/dt। यानी जब तक यूनिफॉर्म मोशन चलता था तब तक एक ही फॉर्मूला होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के लिए। लेकिन जब एक्सेलरेशन आ गया तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग हो गई और एक्सेलरेशन आपने ऐसे फाइंड आउट किया। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोले तो dv/dt कर देते थे। और एक्सेलरेशन के बाद मैंने बोला कि आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं, जिनको आपको डिराइव भी करवाया गया था कैलकुलस मेथड से। एक्सेलरेशन वाले किसी भी मोशन में आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, पहले एक्सेलरेशन पता लगा लें, जो कि ऐसे पता लगाया जाता है, और फिर बाकी सब कुछ पता लगाने के लिए आपको इन तीन इक्वेशंस में से कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको ये फंडामेंटल बताया भी था कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले एक्सेलरेशन पता लगाओ और फिर आगे बढ़े। अब कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और सीधे सीधे आपको रोटेशनल मोशन बता देते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आप वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, या फिर आप ऐसे भी कर देते हो, फॉर्मूला वही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस थीटा की जगह 2π लिया है अगर एक कंप्लीट सर्कल हो गया तो, क्योंकि इसमें कंप्लीट सर्कल करने का ऑप्शन भी है। रेडियन पर सेकेंड, तो अगर आप कंपेयर करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। एक ये स्टेप एक्स्ट्रा है 2π/T, क्योंकि हर रोटेशन मोशन करती हुई बॉडी में एक पूरा चक्कर तो कभी ना कभी कंप्लीट होगा ही, और एक पूरा चक्कर कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी बॉडी हो, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2π होता है, और T वो टाइम होता है कम ज़्यादा कुछ भी जिसमें वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। बाकी सब कुछ फॉर्मूले सिमिलरली है। उसके बाद ये रोटेशनल मोशन का यूनिफॉर्म वाला वर्जन है, यानी जब तक स्पीड, एंगुलर स्पीड जिसको बोलते हैं, वो चेंज ना हो। लेकिन अगर एंगुलर स्पीड चेंज हो गई तो आ जाता है एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस नोटेशन के सिंबल का फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसमें v और u बोलते थे, इसमें ओमेगा और ओमेगा नॉट बोलते हैं, और रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसमें फाइंड आउट करते थे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर एंगुलर वाला फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा d/dt। जहां जहां ओमेगा v है वहां ओमेगा रखेंगे, यहाँ u है वहां ओमेगा नॉट, जहां जहां x है वहां थीटा, बस और कुछ नहीं। अब इसकी भी काइनेमेटिकल इक्वेशन बन जाएंगी। अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग है कि आप रोटेशनल मोशन में भी अगर वेलोसिटी नहीं बदलती यानी कांस्टेंट रहती है तो यहीं पर मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो गई तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद बाकी जो भी कुछ फाइंड आउट करना हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी है, टाइम कितना है, उसके लिए इक्वेशंस इसमें भी हैं। जस्ट कंपेयर करेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे।
फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है तो फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वाली, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है तो इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वाली। एल ए एक्सेलरेशन है लीनियर तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम मैंने बताया चेंज नहीं होता। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। और यहाँ s है, s लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, x से भी करते हैं हम, यहाँ पर s से करते हैं, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। जहाँ जहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन के बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन। और तीसरी इक्वेशन में यहाँ पर आएगा थीटा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी। याद रहे u जहाँ जहाँ है वहाँ ओमेगा नॉट आना है, प्लस हाफ ए की जगह क्या आएगा अल्फा। यानी सारे प्रिंसिपल, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस लीनियर के बजाय मोशन एंगुलर हो गया है और कोई फर्क नहीं पड़ा है किसी भी बात पर। और जैसे आपने इन सब इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स किए थे काइनेमेटिक्स के, ऐसे ही आपको इनके यूज करके भी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करने होंगे, वो आपको भेजे जाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ रोटेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाती है। और जैसे लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स कंप्लीट होने के बाद हम डायनेमिक्स पर आते हैं कि रीजन पढ़ते हैं कि ये रोटेशन कर क्यों रही है बॉडी, क्या ऐसी चीज है जो किसी भी बॉडी को रोटेट करा देती है। तो वो रीजन पढ़ने के लिए आपको डायनेमिक्स पढ़ना होगा। लीनियर मोशन में वो रीजन फोर्स होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में वो रीजन थोड़ा अलग होता है। तो अब यहाँ पर ये कंपैरिजन करके बच्चे ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने बच्चों को बोला था जिन्होंने लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन ये सब कुछ पहले पढ़ा है, रोटेशनल मोशन जस्ट एक रिवीजन, एक कंपैरिजन है। आगे भी जितने भी आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं लीनियर मोशन में, जहाँ डायनेमिक्स में, वो सारे लॉज ऑफ मोशन एज इट इज़ रोटेशनल मोशन में कवर होंगे। न्यूटन के सारे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ वगैरह सब कुछ, बस जस्ट आपको वो लॉ से यहाँ पर कंपेयर करना है और हर चीज़ लीनियर के बजाय एंगुलर हो जाएगी। बाकी सारे लॉ लीनियर मोशन के जैसे काइनेमेटिक्स में सिमिलरली हो गया, ऐसे डायनेमिक्स में भी सिमिलरली हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस के साथ। तो आज काइनेमेटिक्स हम यहाँ कंप्लीट करने के बाद डायनेमिक्स आज शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक्स शुरू करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खास तौर से इस डिजिटल लेक्चर में, और उससे ज़्यादा प्रिपरेशन मुझे करना है आपको वो चीज़ें दिखाने के लिए जहाँ जहाँ रोटेशनल मोशन होता है विद कॉज। तो विद कॉज रोटेशनल मोशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और आपको ये वाली इक्वेशंस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। और अगली क्लास में हम रोटेशनल मोशन पार्ट 2, ये पार्ट 1 चल रहा था यानी काइनेमेटिक्स, हम अगली क्लास में रोटेशनल मोशन पार्ट 2 यानी डायनेमिक्स स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद रोटेशनल मोशन पार्ट 2 यानी डायनेमिक्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।